नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के उन देशों की जो भारत के इर्द गिर्द हैं या ईस्ट में ज़्यादा हैं। वेस्ट में तो पाकिस्तान ही है, बाकी ईस्ट में है। और उन सब देशों में जो चार पांच देश हैं कुल मिलाकर के, उनमें अभी छात्रों का आंदोलन हुआ या वहाँ के जो जो भी सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, गैर बराबरी के खिलाफ और राजनीतिक आंदोलन थे वो, और उसके लिए जो आंदोलन हुए उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनमें सब में एक तो लोकतंत्र की नींव हिल रही है। सब जगह लोकतंत्र था करीब करीब, लेकिन वहाँ सब जगह लोकतंत्र अब उस आंदोलन के बाद ख़त्म है। चाहे म्यांमार देख लो, चाहे आप पाकिस्तान देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, चाहे श्रीलंका देख लो, चाहे नेपाल देख लो, और इंडोनेशिया वगैरह में है, लेकिन वहाँ पे भी सैनिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से काबिज हैं। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और आर्थिक दबाव ने युवा और नागरिक समाज को सड़कों पर ला दिया है। भारत के आसपास के ये घटनाक्रम सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक खौफनाक पैटर्न की शुरुआत है। आइए वास्तव में विस्तार से समझते हैं इस पैटर्न को। देखिए, पाकिस्तान में जब इमरान खान को हटाया और उसके खिलाफ मतलब उसको गिरफ्तार किया और सेना काबिज हुई, फिर वहाँ जो राष्ट्रपति थे उन्होंने 3 महीने में चुनाव करवाने की बात कही। चुनाव हुए भी वहाँ पे, लेकिन वो चुनाव जो है मतलब अब जो वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं शाहबाज शरीफ, वो सिर्फ कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। सारी कमान सेना के प्रमुख के हाथ में है। और वो अभी हमने देखा कि आफ्टर ये ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप साहब ने शरीफ साहब को नहीं बुलाया और मुनीर साहब को बुलाया, उनके घर पे बुलाया, उनको भोजन कराया और वहाँ पर उनसे इस मुल्क के बारे में बातचीत की। हालांकि पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान का एक अलग मसला है जो अभी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन भी हो रहे हैं। भले उनको ये एक एक टर्म में ये कहा जाता है कि वो आतंकवादी हमले हैं, लेकिन वो जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से मतलब पाकिस्तान में सब तरह के आंदोलन चल रहे हैं और सारी कमान जो है सेना के हाथ में आ गई है। हिंसा हुई, वहाँ पर गिरफ्तारियां हुई। सवाल ये है कि आंदोलन आंदोलन परिवर्तन के लिए था या लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए। कोई नया नेतृत्व बनने की कोशिश नहीं है, केवल लोकतंत्र की बहाली की मांग थी। अब श्रीलंका और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी ये एक तरह का पैटर्न टाइप लग रहा है कि वहाँ छात्र और दूसरे युवा वर्ग आंदोलन करते हैं, और जब आंदोलन करते हैं तो सेना कहीं पे भी सामने नहीं आती है। जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति के महल में पब्लिक घुस गई तो सेना ने कहीं रोक टोक नहीं की, सेना ने उनको रोका नहीं, पुलिस ने कहीं रोका नहीं, सीधे अंदर चले गए, तोड़फोड़ की, मारा पीटी की, उसको गोटाबाया को भगाया वहाँ से। गोटा राजपक्षे जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उनको वहाँ से, वो वहाँ से भागे और फिर सेना उसमें हस्तक्षेप किया। उसको भगाने में सेना ने हस्तक्षेप किया, उसको निकालने में सेना ने हस्तक्षेप किया, लेकिन उसको बचाने में, मतलब उस महल को बचाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया था सेना ने। और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया, सेना ने वहाँ प्रमुख भूमिका निभाई, सेना प्रशासन में है अभी सीधी। बांग्लादेश में भी यही अधिनायकवादी रवैया हो रहा, विपक्ष पर सख्त कार्रवाई, छात्रों और नागरिक समाज पर दबाव, और वहाँ पर भी
शेख हसीना जावेद को वहाँ से भागना पड़ा, और भागने में सेना ने मदद की। भागने में वहाँ के सेना जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनको बल्कि सलाह दी कि आप यहाँ से चले जाओ, और उन्होंने बिल्कुल सेफ हेलीकॉप्टर से भारत पहुँचाया उनको। बाकी कुछ भी हो सकता था। तो सेना ने उसके बाद सेना वहाँ पर एक्टिव हुई, और जो उपद्रव हो रहे थे या सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया। और बाद में ये यूनुस साहब जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री अंतरिम प्रधानमंत्री बने, और ये कह कर के बने कि 3 महीने में चुनाव करवा देंगे, और नहीं तो 6 महीने में तो डेफिनेट करवा देंगे। उनको 2 साल लगभग होने आए, अभी तक कोई चुनाव का पता नहीं है। कहा जा रहा है कि शायद जनवरी फरवरी तक हो जाए, कोई कह नहीं सकते, तब तक और कोई आंदोलन हो जाए। और बांग्लादेश में ये हुआ, और फिर नेपाल में भी प्रधानमंत्री द्वारा संसद भंग करने की कोशिश की गई, वो नहीं हो पाई, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई सक्रिय पहल नहीं हुई। न सुप्रीम कोर्ट को बचाने की कोई पहल हुई, सेना ने कोई पहल नहीं की उसमें भी, और न सर्वोच्च न्यायालय को बचाने की कोशिश की। वहाँ पे भी जब लड़के गए वहाँ पे, तो बड़े आराम से उन्होंने आग लगाई, कोई उनको हस्तक्षेप नहीं था, किसी ने नहीं रोका उसमें। सेना ने सत्ता, और बाद में जब वो उसको ओली शर्मा को जो है जब वहाँ से निकाल करके हेलीकॉप्टर में बिठा करके सेफ पैलेस पे ले गए, और उसकी तो सुरक्षा कर रहे हैं, शिवपुरी या क्या नाम है उसका, उसमें वहाँ बिठा रख रखा है, और वहाँ पे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महलों में जब पब्लिक घुसी तो सेना चाहती तो नहीं घुसती, रोक सकती थी सेना उसको, और सर्वोच्च न्यायालय को भी जलाने से रोक सकती थी, संसद को भी जलाने से रोक सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने होने दिया, वो उपद्रव पूरी आराम से होने दिया, और फिर जब वो चले गए तब सेना ने काबिज हो गए। अब सेना जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने में अपना रोल प्ले कर रही है। हालांकि इसमें जो आंदोलनकारी हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सेना जब तक स्वीकार नहीं करेगी किसी भी आंदोलनकारी को, क्योंकि नाम तो उन्होंने विद्यावती का दिया है, फिर उसने दूसरों का भी, वो जो मेयर है उसका नाम दिया है, लेकिन सेना उसको कबूल नहीं कर रही है। तो अब जो भी सेना चाहेगी उस वो बनेगा, और सेना तो का हस्तक्षेप तो रहेगा ही रहेगा। म्यांमार में तो सीधा सेना ने कब्जा ही कर लिया, वहाँ पे सरकार हटा दी, तख्ता पलट कर दिया, और 2021 में ये कठोर तख्ता पलट हुआ था। वहाँ सू की सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी। हालांकि वो चुनी हुई सरकार भी सेना के भरोसे ही थी, सेना के से अलग कोई काम नहीं कर पा रही थी वहाँ पे, लेकिन उसको भी उन्होंने हटा दिया। न्यायपालिका, संसद की आवाज़ दबा दी गई। ये पूर्ण अधिनायकवाद का उदाहरण बना। छात्र और नागरिक समाज में स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई, पर बर्बरता का सामना करना पड़ा, और वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इंडोनेशिया में भी इसी तरह का खेल हुआ। वहाँ पे भी सांसदों के पत्तों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट में जो कटौती हुई उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, और सत्ताधारी व्यवस्था में बदलाव का प्रयास नहीं किया, लेकिन केवल पारदर्शिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की समाप्ति की मांग की। सरकार ने दमन किया, लेकिन कोई नई सत्ता नहीं हुई। तो हमने देखा कि हमारे आसपास जितने भी ये देश हैं, इन सब में इसी तरह का खेल हो रहा है। थाईलैंड में भी कुल मिलाकर के ऐसा ही हुआ। वहाँ पे भी सेना ने वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाया, अभी नया कोई प्रधानमंत्री बनाया है। तो यही खेल हो रहा है, राष्ट्रपति बनाया है। सब जगह एक ही बात थी कि भाई भतीजावाद बहुत है, और ये जो जहर भाई भतीजावाद का, गैर बराबरी का, और इन नेताओं के बच्चों की अय्याशी का, ये सब जगह कॉमन है। अच्छा, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं,
वहाँ के लोगों को जो है सरकारी स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलता है, मतलब वहाँ टीचर ही नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारे चीज़ें जो है अ, श्रीलंका में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी ये सबसे बड़े कारण रहे। अ, और इन देशों में जैसे श्रीलंका में राजपक्षा परिवार था, पाकिस्तान में भी राजनीतिक परिवारवाद ही है, बांग्लादेश में सत्ताधारी परिवार, जो तीनों तीन वहाँ पर बड़े मुख्य प्लेयर हैं, प्रचंड, ओली और शेर बहादुर देउवा। इन तीनों ने मतलब बारी बारी से ये पलटते रहते हैं और सत्ता का सुख भोगते हैं, ऐश करते हैं। इनके बच्चे जो है बहुत ही लेविश रहते हैं। उसी से लोगों में जो है ज़्यादा वो गुस्सा पनपा कि यार हाँ, ये कुछ करते नहीं हैं और हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर इनको क्यों बनाएं। और इसमें यही नहीं है, बहुत सारे लोग और थे, भट्टराई और कोयराला और पता नहीं कौन कौन थे, उन सबको और 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया नेपाल में, और नेपाल के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को पीटा बुरी तरह से, देउबा को। तो इन्हीं के बड़े बड़े होटल्स हैं, इन्हीं के बड़े बड़े वो शेरगाह हैं जहाँ ये सारे ऐश करते हैं बच्चे इनके, और पूरा मतलब करप्शन से लदा पदा है। तो इसलिए ये सारे सरकारी पद, रिश्तेदारों की नियुक्तियां, पारदर्शिता की मौत, सामान्य जनता का अधिकार हनन, ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे गहरा हमला है। अब इसमें एक और पक्ष जो है वो बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण भी है, और उसका रोल भी बहुत इन सब देशों में जहाँ जहाँ पे भी उपद्रव हो रहे हैं, वहाँ वहाँ चीन का हस्तक्षेप भी है। चीन ने वहाँ घुसपैठ की, उसके जो रॉड एंड बेल्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से वहाँ पर फिर उसने खूब सारे लोन दिए, और लोन से उनके ऊपर निर्भरता हो गई। चीन पे ही अब निर्भर है भाई, चुकाएं कैसे। पहले जो IMF का या वर्ल्ड बैंक का लोन था वो चीन ने दे दिया, और वो जो है IMF और वर्ल्ड बैंक को तो चुका दिया। अब इन्होंने चीन से लोन ले लिया है और वो उसी पे निर्भर है। अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए चीन ने, मतलब बड़े बड़े काम हाथ में लिए कि भाई चलो ये दिखाया कितना विकास, और फिर अब वहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर हो गया क्योंकि सरकारें दब गई उस लोन के, और लोन ऐसे ही थोड़ी उनके सारे नेताओं के ऐश उसी से तो चल रहे हैं। सरकारों का चीन समर्थित गठबंधन बनाना, लोकतंत्र कमजोर, बाहरी प्रभाव मजबूत। ध्यान दें, ये आर्थिक नियंत्रण धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण में बदलता जा रहा है। तो ये चीन का प्रभाव था, और चीन ने मतलब सभी जगह, और अभी अफ्रीका के अंदर भी चीन जो है घुस गया है पूरी तरह, और सब जगह ये लोन दे करके और लोगों को कब्जे में कर रहा है, और वहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। अफ्रीका में माइनिंग पे भी इन्होंने कब्जा किया है, बहुत सारी माइनों पे। और ऐसा नहीं है कि चीन ही कर रहा है, यूरोप की कंट्रीज पहले, फ्रांस और ये सब कर ही रखे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड या जो भी देश हैं मतलब, और अमेरिका, इन सब का रोल है। और वहाँ पर इन अमेरिका ने तो कई जगह सेनाएं भी डाल रखी है, और वो आतंकवाद का नाम लेकर के और उन सेनाओं को रख रखा है कि भाई यहाँ बहुत आतंकवाद फैल रहा है, उसको रोकने के लिए हम अपनी सेना लगा रहे हैं। और फिर सेना के से पैसा भी वसूल करते हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो ले जाते हैं वहाँ से, और फिर वो उससे ऐश करते हैं। और अफ्रीका जहाँ इतना रॉ मटेरियल है, सोना है, प्लेटिनम है, हीरा है, रेयर मेटल्स हैं, कोबाल्ट है बहुत सारा, मतलब उसके बाद भी वो गरीबी है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है, और वो गुस्सा और आक्रोश जो है फिर आंदोलन में पैदा हो जाता है। तो ये मतलब मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एशिया, साउथ एशिया में भी यही हाल है सब जगह। और उसी का मैंने और वही आप देख रहे हैं कि
सात छः पाँच छः कंट्रीज़ में एक साथ एक के बाद एक जो है छात्रों का आंदोलन हो रहा है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आंदोलन छात्र किसी दूसरी शक्ति के द्वारा यूज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी आंदोलन हुए छात्रों ने उसको काबिज करने की कोशिश नहीं की। मतलब या उनका कोई ऐसा नेता नहीं था कि जो उसको उस सरकार को काबिज करे, वो कहे कि नहीं ये प्रधानमंत्री बनेगा तो देश अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर आंदोलन स्वयं स्वयं स्फूर्त आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि मेरे को सरकार चाहिए। सरकार क्लेम करने वाली दूसरी शक्तियाँ हैं, और फिर सेना तो है ही। सब जगह सेना बीच में बाद में आती है, और फिर जो है वो कब्जा कर लेती है सेना, और फिर वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का या अंतरिम शासनाध्यक्ष बनाने का जो खेल है वो सेना के साथ निगोशिएशन से होता है, और उसमें सेना का ही ज़्यादा प्रभुत्व रहता है। तो ये छात्र वास्तविक आंदोलन जन आंदोलन है या कहीं बड़ी ताकतें उन्हें अपने रणनीति के लिए प्रेरित करके इस्तेमाल कर रही है। एक तो संदिग्ध है फंडिंग, एक जैसी रणनीति हर देश में यही हो रहा है। सब जगह पहले आंदोलन होता है, फिर सेना आ जाती है, फिर और कोई आ जाता है। सशक्त नेतृत्व की बजाय केवल लोकतंत्र बहाली की मांग। लोकतंत्र बहाली भी अगर वो जो आंदोलन कर रहे हैं वही छात्र या वही लोग या उनके पीछे जो शक्ति है वही आकर के इस बात को कहे तो फिर भी समझ में आती है। लेकिन यहाँ हो बिल्कुल अलग रहा है, और तीनों चारों देशों में ऐसा ही देखने को मिला है। जैसे एक पैटर्न हो कि एक जना आंदोलन करवाता है, दूसरा सेना आ जाती है, फिर सेना से कठपुतली सरकार बन जाती है, और फिर उस कठपुतली सरकार को वो वहाँ से दूर बैठे बैठे निर्देश देती है। तो एक नव उपनिवेशवाद का काम भी ये हो रहा है। सशक्त नेतृत्व की बजाय केवल लोकतंत्र बहाली की मांग साफ संकेत है, कहीं न कहीं इन आंदोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह विचार बहुत गहराई से समझना, सतर्क रहना आवश्यक है। और अब इसका निष्कर्ष ये है कि केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की ये संघर्ष है। भ्रष्टाचार, भतीजावाद और अधिनायकवाद के खिलाफ ये बात तो कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सेना आने के बाद भी भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा है। जो टेम्परेरी सरकार जो बन रही है, अंतरिम सरकार बन रही है, वो उसको तो फिर भ्रष्टाचार पे रोक लगा देनी चाहिए ना, वो नहीं लग रही है, फिर आंदोलन नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ें दिखाई कि भाई इससे लोग भावुक होकर के और आंदोलन को समर्थन करेंगे, लेकिन इसके पीछे कारण बहुत दूसरे हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अधिनायकवाद के खिलाफ भारत और नागरिक समाज को सतर्कता, जागरूकता और सशक्त कदम उठाने होंगे। युवा और आम जनता की आवाज़ ही लोकतंत्र का भविष्य है। जागरूक रहें, अपने अधिकारों की रक्षा करें, परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएं। और ये ही सब चीज़ें है जो कहनी है मेरे को, कि अगर भारत में भी अगर इस तरह का आंदोलन हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब जो ताकतें इन 4-5 देशों में, हालांकि वो छोटे छोटे देश हैं, पर बांग्लादेश तो 18 करोड़ का देश है, पाकिस्तान भी 18-20 करोड़ का देश है। तो हम खैर 1 करोड़ 20 लाख के 40 लाख के देश हैं, लेकिन फिर भी मतलब 1.4 करोड़ के देश हैं हम, तो फिर भी बड़ा मुश्किल है यहाँ पर होना। लेकिन फिर भी इन तरह की जो छुपी हुई ताकतें हैं वो ये ऐसा करवा सकती है। इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कोई यूज न कर ले। सरकार अभी जो सरकार है वहाँ पे जो सर्वोच्च सत्ता जिनके पास है, उन्होंने मतलब संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है सबको, वो काम ही नहीं कर पा रही है। जैसे चुनाव आयोग के ऊपर तो कितने आरोप लग रहे हैं, वो कोई जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, न सरकार जवाब दे रही है। भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ब्लैक मनी बढ़ गई है, आतंकवाद बढ़ रहा है।
मतलब जो चीज़ें की इन्होंने 10 सालों में, और ये कह कर के कि बार बार कि इससे नकली करेंसी ख़त्म हो जाएगी, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान का जो है घुसपैठिए जो है उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, उनको वो अब घुसने का साहस नहीं करेंगे, ये सारी बातें कही। और चाहे वो कश्मीर से 370 हटाने की बात हो, चाहे वो मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा नोटबंदी की बात हो, या और कोई बात, तो चाहे वो जीएसटी लाने की बात हो, मतलब जितने भी काम इन्होंने किए वो सब इन्हीं इश्यूज पे किए, और वो सब इशू अभी भी जिंदा हैं। तो यहाँ पर भी मतलब उस तरह का आक्रोश लोगों में पैदा हो सकता है, और यहाँ पे भी बदलाव की एक संभावना बनती है। जय हिंद, जय भारत। इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत।